हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अमित कबीर और आज के लीगल वीडियो के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। तो दोस्तों यहां पर हमने इससे पहले जो वीडियोस बनाए थे वहां पर हमने प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स के कई पार्ट्सों को डिस्कस किया था। तो दोस्तों यहाँ पर प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स के कुल 6 पार्ट्स हमने बताए थे, जिनमें से कि हमने 3 पार्ट्सों को डिस्कस कर लिया था। हमने धारा 144 न्यूसेंस संबंधी मामलों को हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं डिस्प्यूट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि जो स्थावर संपत्ति है उसके संबंध में जब विवाद हो जाता है और शांति भंग हो सकती है, ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर क्या प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाएंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो यहाँ पर ये सेक्शन 145 से 148 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ये लेट डाउन किया गया है। पूरा प्रोसीजर, पूरी कार्रवाई यहाँ पर बताई गई है प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स के बारे में, इसके संबंध में। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्ट एंड स्कोप देख लेते हैं। शॉर्ट में हम जान लेते हैं कि ये प्रोसीजर के पीछे का ऑब्जेक्ट क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, हम जानते हैं, हमने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है और हमने देखा भी है कि यहाँ पर जो लैंड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके बंटवारे को लेकर, उसके कब्जे को लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ जाता है। दो पक्षों में, दो परिवार के जनों में इतना विवाद बढ़ जाता है। वो कहता है इस पर मेरा कब्जा है, वो कहता है इस पर मेरा कब्जा है। तो इतना विवाद बढ़ जाता है कि यहाँ पर एक दूसरे के साथ बुरी तरीके से मारपीट की जाती है और कुछ परिस्थितियों में तो ऐसा देखा गया कि यहाँ तक नौबत आ जाती है कि यहाँ पर मर्डर तक हो जाता है, हत्या तक कारित हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह का प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स यहाँ पर किया जाना बहुत ज़रूरी था, जिससे कि यहाँ पर सिचुएशन ख़राब ना हो। यहाँ पर अपराध होने से पहले, ब्रीच ऑफ पीस होने से पहले यहाँ पर इसको रोक दिया जाए। तो दोस्तों ये यहाँ पर है। और यहाँ पर क्या होता है, जब ऐसी सूचना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को मिलती है तो वो क्या करता है, यहाँ पर एक रिटन ऑर्डर करता है दोनों पक्षों को, जिनके बीच में यहाँ पर ये विवाद है, वहाँ पर ये लिखित ऑर्डर करता है। लिखित ऑर्डर में उन्हें अपने समक्ष बुलाता है, उनके जवाब लेता है, उनके रिटन स्टेटमेंट लेता है, एविडेंस लेता है और यहाँ पर फिर इंक्वायरी, सब सेक्शन 4 के अंतर्गत जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है प्रिवेंटिव एक्शंस का, वो होता है इंक्वायरी। तो यहाँ पर इंक्वायरी करता है। इंक्वायरी के अंदर करती ही ये पूरा प्रोसीजर होता है, स्टेटमेंट्स लेना, एविडेंस लेना, तो ये सब चीज़ें वो करता है और इंक्वायरी के आधार पर तय करता है कि यहाँ पर किसका पोजेसन था। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर का क्या ऑब्जेक्ट एंड स्कोप है, जिससे कि आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाए और इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो विवाद हो रहा है वो किस संपत्ति के संबंध में हो रहा है, लैंड को लेकर हो रहा है या वाटर को लेकर हो रहा है, या फिर लैंड और वाटर के यूज़ को लेकर हो रहा है। तो यहाँ पर 2 तरह के प्रोसीजर यहाँ पर अलग अलग बताए गए हैं। 145, 146 में अलग बताया गया है और 147 में अलग बताया गया है। तो 145 और 146 में यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर लैंड को लेकर, वाटर को लेकर या उसकी सीमाओं को लेकर, उसकी बाउंड्री को लेकर कोई विवाद होता है तो यहाँ पर जो प्रोसीजर अपनाया जाएगा 145 और 146 का अपनाया जाएगा। और यहाँ पर हल्का सा अंतर है 147 में, यहाँ पर बताया गया है कि लैंड और वाटर के यूज़ को लेकर, कि यहाँ पर इस लैंड पर कौन यहाँ पर फसल उगाएगा, यहाँ पर वाटर के अंदर कौन फसल उगाएगा। तो इस तरह के विवाद यहाँ पर 147 के अंतर्गत बताए गए हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पर यदि आप सेक्शन 145 को, 146 को यदि ठीक से समझ लेते हैं तो 147 भी बहुत ईजी है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से भी यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है कि यहाँ पर यदि कार्रवाई 145 के अंतर्गत करनी हो तो वो क्या करता है 147 के अंतर्गत कर देता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक होने के चांस रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लैंड और वाटर के संबंध में विवाद और लैंड और वाटर के यूज़ के संबंध में विवाद, ये यहाँ पर थोड़ा ही अंतर होता है। तो यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है। यदि 145 के अंतर्गत वो कार्रवाई करता है, 145 का यहाँ पर प्रोसीजर अपनाता है लैंड और वाटर के संबंध के विवाद में, तो यदि उसे आगे पता चलता है कि यहाँ पर लैंड और वाटर के यूज़ के संबंध में विवाद है तो यहाँ पर ये कार्रवाई को 147 में कन्वर्ट कर देगा। और यदि 147 में बाय मिस्टेक कार्रवाई कर रहा है
और 147 के अंतर्गत यदि कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, यहाँ पर मामला उसके यूज़ को लेकर नहीं है, लैंड और वाटर के यूज़ को लेकर नहीं है, तो यहाँ पर उसी समय वो कन्वर्ट कर देगा जब उसे पता चलेगा कि यहाँ पर यूज़ को लेकर विवाद नहीं है, तो यहाँ पर 145 में के अंतर्गत वहाँ से कार्रवाई शुरू कर देगा, यहाँ पर कार्रवाई में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह की मिस्टेक यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे इंक्वायरी का, जो कि प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स, जितने भी 6 पार्ट्स हैं प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स के, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इंक्वायरी का। तो यहाँ पर इंक्वायरी ही ट्रायल होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर एविडेंस लिए जाते हैं, जो जवाब होता है, रिटन स्टेटमेंट होते हैं, उसका यहाँ पर परस्यू किया जाता है, उसे देखा जाता है और उसके आधार पर तय किया जाता है कि किस व्यक्ति का यहाँ पर राइट था यूज़ करने का, किस व्यक्ति का यहाँ पर पोजेसन था लैंड पर, वाटर पर। तो यहाँ पर ये तय किया जाता है। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा, पूरी पिक्चर आपके समझ में आ गई होगी 145 से 148 तक। तो 148 जो सेक्शन है वो कॉमन है, सभी सेक्शनों के लिए वो कॉमन है, 145, 146, 147 के लिए। तो दोस्तों अब हम इन्हें डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 145। तो यहाँ पर सेक्शन 145 सेज कि यहाँ पर जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है उसे पुलिस रिपोर्ट के आधार पर या फिर अदर सोर्स से, किसी व्यक्ति की एप्लीकेशन के आधार पर, तो यहाँ पर कैसे भी उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है इस तरह के डिस्प्यूट के संबंध में कि लैंड और वाटर या उसकी सीमाओं को लेकर कोई विवाद है किन्हीं पक्षों में, किन्हीं पार्टीज़ में यहाँ पर विवाद है और यहाँ पर स्थिति कैसी है, लाइकली टू कॉज टू ब्रीच ऑफ पीस, और यहाँ पर शांति भंग हो सकती है, यहाँ पर स्थिति बिगड़ सकती है, इस तरह का यहाँ पर उसे यहाँ पर सेटिस्फाइड वो मजिस्ट्रेट हो जाता है, उसको पूरा यहाँ पर लगता है कि ऐसी स्थिति होने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर वो क्या करता है, यहाँ पर वो दोनों पक्षों को एक रिटन ऑर्डर करता है, ही शैल मेक एन ऑर्डर इन राइटिंग। तो यहाँ पर वो एक लिखित ऑर्डर करेगा और लिखित ऑर्डर के जरिए यहाँ पर क्या कहेगा वो, कि दोनों पक्षों से कहेगा अटेंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट, कि मेरी कोर्ट के समक्ष आप इस निश्चित डेट पर, इस निश्चित टाइम पर। तो यहाँ पर जो फिक्स्ड टाइम और डेट है जो ऑर्डर में लिखी गई है, ऑर्डर के नोटिस में लिखी गई है, वहाँ पर उस डेट पर आप हाजिर हो, मेरी कोर्ट में हाजिर हो इस समय पर और इस डेट पर। और यहाँ पर क्या होगा, हाजिर होकर क्या करें, टू पुट देयर रिटन स्टेटमेंट क्लेम टू एक्चुअल पोजेसन ऑफ डिस्प्यूटेड लैंड एंड वाटर। और यहाँ पर हमारे समक्ष इस तारीख पर, इस दिनांक पर, इस समय पर उपस्थित हों और यहाँ पर रिटन स्टेटमेंट दें, अपना लिखित जवाब दें, अपने अपने क्लेम और जो भी दावे कर रहे हैं पोजेसन के संबंध में, प्रॉपर्टी के, उनके संबंध में यहाँ पर अपना जवाब दाखिल करें। तो यहाँ पर ये ऑर्डर में लिखा होगा और ऑर्डर में एक चीज़ और लिखी होगी, वो सारे ऑर्डरों में होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब भी कोई लीगल कार्रवाई के संबंध में ऑर्डर किया जाता है तो यहाँ पर ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, ग्राउंड्स ऑफ हिज सेटिस्फिकेशन। तो यहाँ पर उसे किस आधार पर लग रहा है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पर उसका सबस्टेंस भी यहाँ पर उसे ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, जिससे कि उन पक्षकारों को पता चल जाए कि ऑर्डर मुझे क्यों मिला है और वो अपना डिफेंस कर सके। तो यहाँ पर ये ऑर्डर देना ज़रूरी हो, यहाँ पर ऑर्डर में ये लिखना ज़रूरी होता है, जिससे कि जो पार्टीज़ हैं वो अपना डिफेंस कर सकें। तो यहाँ पर जब भी किसी व्यक्ति के अगेंस्ट कोई लीगल कार्रवाई की जाती है तो उसे यहाँ पर ग्राउंड्स बताना ज़रूरी होता है, जिससे कि वो अपना डिफेंस कर सके। ये एज अ फंडामेंटल राइट है, एज अ फंडामेंटल राइट है। और यहाँ सबसेक्शन सेकंड में बताया गया है कि लैंड और वाटर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, लैंड और वाटर का यहाँ पर क्या मीनिंग है यहाँ पर बताया गया है। तो इसके अंदर क्या आता है, बिल्डिंग आता है, मार्केट आती हैं और फिशरीज आती हैं, क्रॉप्स, फसलें आती हैं, एंड अदर प्रोड्यूस ऑफ लैंड एंड रेंट और प्रॉफिट ऑफ डिस्प्यूटेड लैंड। तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर जो बिल्डिंग है वो आती हैं, बाज़ार आता है, मेन क्षेत्र आते हैं, फिशरीज आती है, और जो फसलें जो उगती हैं जो उस लैंड पर वो आती हैं, या कोई और अन्य प्रोड्यूस हो रहा है लैंड पर तो वो आता है यहाँ पर। और जो रेंट मिल रहा है किसी ज़मीन से या उससे कोई प्रॉफिट मिल रहा है तो वो लैंड और वाटर के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं। तो इसके संबंध में भी कोई विवाद होता है तो वो भी ये माना जाएगा
कि यहाँ पर सेक्शन 145 की यहाँ पर कार्रवाई की जा सकती है। 145 से 148 के बीच में यहाँ पर कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया है और सब सेक्शन 3 में ये बताया गया है कि यहाँ पर जो ऑर्डर रिटन ऑर्डर किया गया है दोनों पक्षों को, यहाँ पर उसकी सर्विस ऑफ सच ऑर्डर किस तरीके से होगी, मतलब कि जो ऑर्डर है उन पार्टीज़ को किस तरीके से भेजा जाएगा, उस ऑर्डर की तामील किस तरीके से होगी। तो यहाँ पर उसकी सर्विस ऑफ ऑर्डर होगी एज सर्विस ऑफ समन। जैसे कि समन लोगों को भेजा जाता है वैसे ही इस ऑर्डर की सर्विस कराई जाएगी, इस ऑर्डर की तामील कराई जाएगी। और यहाँ पर साथ में क्या किया जाएगा, यहाँ पर एक कॉपी ऑफ इट स्टक अप ऑन द कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ डिस्प्यूटेड लैंड। और यहाँ पर इसी के साथ समन की कॉपी की तरह यहाँ पर इस ऑर्डर की तामील करा दी जाएगी। और इसके साथ यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर जो ऑर्डर की कॉपी है वहाँ डिस्प्यूटेड लैंड के पास ऐसी जगह पर चिपका दिया जाएगा कॉन्स्पिशियस पार्ट पे, मतलब कि लोगों को आसानी से दिखाई दे जाए कि इस प्रॉपर्टी के संबंध में ऐसा कोई ऑर्डर हुआ है, तो ऐसे सदृश स्थान पर वो चिपका दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये बताया गया कि ऑर्डर किस तरीके से व्यक्तियों को दिया जाएगा, उसकी तामील किस प्रकार होगी। और इसका सब सेक्शन 4 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कहता है यहाँ पर पूरा इंक्वायरी का जो प्रोसीडिंग है, इंक्वायरी की जो प्रोसीडिंग है वो सब सेक्शन 4 में बताई गई है 145 के। तो यहाँ पर ये बताया गया है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए यहाँ की जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की यहाँ पर जो पावर है वो एज अ सिविल कोर्ट नहीं है। सिविल कोर्ट ये तय कर सकती है कि इस प्रॉपर्टी का ऑनर कौन है और ऑनरशिप के आधार पर किसका कब्जा है और किसको बेदखल करना चाहिए ऑनरशिप के आधार पर, तो ये सिविल कोर्ट यहाँ पर तय कर सकती है। लेकिन ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, यहाँ पर ये किसके संबंध में यहाँ पर ये ज़्यादातर कार्रवाई करती हैं, प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स के संबंध में, जिससे कि यहाँ पर तुरंत उपचार स्पीडी रेमेडी मिल सके। तो यहाँ पर ये मेरिट के आधार पर, जैसे सिविल कोर्ट यहाँ पर केस को तय करती हैं मेरिट के आधार पर, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाती हैं, पूरा जो ट्रायल का प्रोसीजर अपनाती हैं, इस तरीके से यहाँ पर ये मेरिट के आधार पर ये तय नहीं करेंगे। और यहाँ पर द क्लेम ऑफ एनी पार्टीज टू पोजेसन, और यहाँ पर मेरिट के आधार पर यहाँ पर ये पोजेसन, किसका पोजेसन होना चाहिए, यहाँ पर ओनरशिप के आधार पर तय नहीं करेंगे। ये किस आधार पर तय करेंगे कि जिस दिन इन्होंने ऑर्डर किया था, जिस दिन ऐसा लिखित ऑर्डर किया था, उस समय किस व्यक्ति का यहाँ पर कब्जा था, उसी व्यक्ति का यहाँ पर कब्जा माना जाएगा और उसी को कब्जा दिलवा दिया जाएगा। तो इस आधार पर यहाँ पर फैसला किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया इंक्वायरी में कि यहाँ पर जो रिटन स्टेटमेंट दिए गए हैं दोनों पक्षों के द्वारा, उसका क्या करेगा एग्जीक्यूटिव, परस्यू द स्टेटमेंट सो पुट इन हिज डिफेंस। तो यहाँ पर अपने पक्ष में जो भी उन्होंने रिटन स्टेटमेंट लिखित जवाब दिया है उसका यहाँ पर वो उसको देखेगा, उसका परिशीलन करेगा और क्या करेगा, जितने भी एविडेंस हैं उसे लगता है जो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हैं उन एविडेंसों को लेगा। सारे एविडेंस को नहीं लेगा, जो उसे ज़रूरी लगते हैं वो लेगा, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट प्रोसीजर अपनाया जा रहा है एज अ समरी ट्रायल, एज अ समन ट्रायल या समरी ट्रायल। यहाँ पर बहुत ही छोटा प्रोसीजर अपनाया जा रहा है। तो एविडेंस जो बहुत ही मुख्य एविडेंस है उसे ज़रूरी लगता है वो एविडेंस लेगा, कोई डॉक्यूमेंट्स है उसको देखेगा। और यहाँ पर ये सब कार्रवाई करने पर, ये पूरे एविडेंस लेने पर, स्टेटमेंट्स को देखने पर उसे ऐसा लगता है, उसके लिए पॉसिबल होता है कि वो डिसाइड कर सके कि जिस दिन ऑर्डर किया गया था उस दिन किस व्यक्ति का कब्जा था और कौन सी पार्टी यहाँ पर हस्तक्षेप कर रही थी। यहाँ पर वो यदि ये तय कर सके किस पार्टी का कब्जा था ऑर्डर वाले दिन, तो यहाँ पर वो तय कर देगा और उसी व्यक्ति का यहाँ पर कब्जा माना जाएगा। एक परिस्थिति तो यहाँ पर ये है। और यदि यहाँ पर ये तय नहीं हो पाता है कि किस व्यक्ति का ऑर्डर वाले दिन यहाँ पर कब्जा था, तो यहाँ पर वो क्या देखेगा, यहाँ पर ये देखेगा कि यहाँ पर पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जो इन्फॉर्मेशन मिली थी या अन्य सोर्सेज के आधार पर इन्फॉर्मेशन मिली थी, उसके ठीक 2 महीने पहले जिस व्यक्ति को डिस्पोजेस्ड किया गया उसी व्यक्ति का यहाँ पर ये कब्जा माना जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि उस व्यक्ति का ऑर्डर वाले दिन उसी व्यक्ति का यहाँ पे कब्जा था, ऐसा माना जाएगा। यदि उसे 2 महीने पहले ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलने के 2 महीने पहले यदि उसे डिस्पोजेस्ड किया गया है तो ऐसा माना जाएगा कि ऑर्डर वाले दिन उसी व्यक्ति का कब्जा है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन बताई गई है। और आगे यहाँ पर बताया गया है कि यदि ऐसी स्थिति नहीं होती है और यहाँ पर
ये पता चलता है कि जो पुलिस रिपोर्ट के आधार पे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है या अदर सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसके बाद आफ्टर दिस, इसके बाद और जो ऑर्डर किया गया है, जो लिखित ऑर्डर किया गया है उससे पहले, इसके बीच में, मतलब कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है और ये ऑर्डर किया गया है इन्फॉर्मेशन के बाद, तो इसके बीच में इतनी समय की अवधि के बीच में यहाँ पर उस व्यक्ति को यहाँ पर डिस्पजेस्ड किया गया है। तो यहाँ पर भी उस व्यक्ति का ये कब्जा माना जाएगा, जिस व्यक्ति को डिस्पजेस्ड किया गया है ये माना जाएगा कि ऑर्डर वाले दिन उसी व्यक्ति का कब्जा था जिसे कि इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद और ऐसा ऑर्डर जारी करने के पहले यहाँ पर डिस्पजेस्ड किया गया था। तो दोस्तों यही सबसे ज़्यादा टेक्निकल टर्म है और यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट है, तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल आपको एकदम कई बार बोल के यहाँ पर बताया है जिससे कि आपके ये टेक्निकल टर्म आपके ईजिली समझ में आ सके। तो दोस्तों यहाँ पर ये डिसाइड हो जाता है, यहाँ पर इंक्वायरी के जरिए ये डिसाइड हो जाता है कि ऑर्डर वाले दिन जो 145 सबसेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत जो ऑर्डर किया गया था उस दिन यहाँ पर किस व्यक्ति का यहाँ पर कब्जा था, पोजेसन था, ये डिसाइड हो जाता है इंक्वायरी के जरिए। तो उसके पक्ष में यहाँ पर फैसला कर दिया जाएगा, उसे यहाँ पर पोजेसन दिला दिया जाएगा और यहाँ पर रिटन ऑर्डर, एक डिक्लेरेशन का रिटन ऑर्डर और जारी किया जाएगा, उसके ज़रिए यहाँ पर इसे पोजेसन दिला दिया जाएगा और उसमें ये सब लिखा होगा कि इसके पोजेसन में कोई भी इंटरफेयर किसी भी व्यक्ति के द्वारा ना किया जा सके और वो शांतिपूर्वक अपना कब्जा बनाए रखे। इस तरह का यहाँ पर ऑर्डर कर दिया जाएगा। तो ये मेन प्रोसीजर यही है। इसके आगे और सेक्शन हम देख लेते हैं इससे जुड़े हुए। तो सबसेक्शन 5, यहाँ सबसेक्शन 5 में ये बताया गया कि यदि इन दोनों पार्टी में से या कोई अन्य व्यक्ति है वो कोर्ट में, ऐसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आता है और ये बताना चाहता है कि यहाँ पर इस तरह का कोई विवाद नहीं है, इस तरह की कोई विवाद की स्थिति नहीं है, ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो इस तरह की वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है, इस तरह के अपने जवाब में वो बता सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर उसे रोका नहीं जाएगा और यहाँ पर वो इस तरह की बात करती है कोई भी पार्टी, उन दोनों पार्टी में से या कोई व्यक्ति, और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को यहाँ पर उसकी बात में सत्यता लगती है, तो यहाँ पर पूरी प्रोसीडिंग रोक दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अब कोई डिस्प्यूट रहा ही नहीं है, तो यहाँ पर प्रोसीडिंग क्यों चलाई जाए। तो सब सेक्शन 5 के अंतर्गत यहाँ पर पूरी प्रोसीडिंग यहाँ पर बंद कर दी जाएगी और यहाँ पर जो ऑर्डर किया गया था वो भी कैंसिल कर दिया जाएगा। और सब सेक्शन 6 में वही बताया गया है कि यहाँ पर जो फैसला कर दिया गया था कि किस व्यक्ति का यहाँ पर पोजेसन है ऑर्डर वाले दिन, तो सब सेक्शन में यही बताया गया है, सब सेक्शन 6 में यही बताया गया है कि यहाँ पर इशू एंड ऑर्डर डिक्लेयरिंग, तो यहाँ पर डिक्लेरेशन का एक ऑर्डर किया जाएगा और डिक्लेरेशन के ऑर्डर में क्या होगा, सच पार्टी टू बी एंटाइटल्ड टू पोजेसन, कि यहाँ पर उस व्यक्ति का यहाँ पर पोजेसन का यहाँ पर वो एंटाइटल्ड है, ये ऑर्डर में लिखा होगा, ऑर्डर लिखा होगा और ऑर्डर में ये लिखा होगा कि उसे जब तक इविक्टेड, उसे वहाँ से जब तक नहीं निकाला जा सकता है जब तक कि कोई सिविल कोर्ट का जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है उसका फैसला उसके विपरीत नहीं आ जाता है, दूसरी पार्टी के पक्ष में नहीं आ जा सकता है, तो यहाँ पर उसे नहीं निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर जो यदि सिविल कोर्ट का, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरी पार्टी है वो एग्रीव्ड पार्टी हो जाएगी, वो सिविल कोर्ट जाएगी, सिविल कोर्ट में यहाँ पर मामला चलेगा और सिविल कोर्ट मेरिट के आधार पर तय करेगी कि इसका ऑनर कौन है और ऑनरशिप के आधार पर तय करेगी किसका पोजेसन होना चाहिए था। तो यहाँ पर सिविल कोर्ट का फाइनल फैसला ही सबसे ऊपर रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर सिविल कोर्ट जो इंटरिम फैसला करती है, जो इंजंक्शन जारी करती है, तो कोई भी ऐसा इंजंक्शन जारी नहीं करेगी सिविल कोर्ट जिससे कि जो कि इसके कंट्राडिक्शन में हो, ऐसा नहीं करेगी जिससे कि शांति भंग हो सकती हो, ऐसा कोई भी इंटरिम ऑर्डर नहीं करेगी, उसे ऐसा ऑर्डर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये एक दूसरे की मदद के लिए कार्य करेंगे, लेकिन यदि सिविल कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आ जाता है तो वो तो फाइनल ही माना जाएगा, इस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर सब सेक्शन 6 के अंतर्गत यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं, ए और बी। ए को हमने डिस्कस कर लिया कि यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑर्डर की बात की गई है और बी में बात की गई है कि इस डिक्लेरेशन ऑर्डर के ऑर्डर किस तरीके से यहाँ पर व्यक्ति को यहाँ पर भेजा जाएगा, इसकी तामील किस तरीके से की जाएगी। तो इसके ऑर्डर की तामील भी कैसे की जाएगी,
जो कि सबसेक्शन 3 में बताई गई है, जो हमने डिस्कस कर लिया था कैसे की जाएगी। एज सर्विस ऑफ समन, जिस तरीके से समन भेजा जाता है उस तरीके से यहाँ पर की जाएगी और एक कॉपी चिपका दी जाएगी कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ डिस्प्यूटेड लैंड। जो डिस्प्यूटेड लैंड था वहाँ पर ऐसी जगह पर चिपका दी जाएगी जो कॉन्स्पिशियस पार्ट है, कि आसानी से वहाँ पर लोगों को दिखाई दे सके। तो यहाँ पर जो डिक्लेरेशन ऑर्डर है उसकी तामील किस तरीके से कराई जाएगी, उसकी सर्विस किस तरीके से कराई जाएगी। जैसे कि सेक्शन 145 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत जो रिटन ऑर्डर किया गया था उसकी जो सब सेक्शन 3 के अंतर्गत तामील कराई गई थी, वैसे ही इसकी तामील कराई जाएगी। तो ये बताया गया है यहाँ पर इसके बी पॉइंट में। तो यहाँ पर इसका जो सब सेक्शन 7 है वो यहाँ पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात करता है। तो यहाँ पर जो दोनों पार्टी हैं जिनके बीच में ये कार्रवाई चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, यदि उन पार्टी में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर ये कार्रवाई को ज्वाइन कर सकता है। तो हर लीगल कार्रवाई में ये प्रोविज़न होता है कि यदि जो पार्टी है यदि वो मर जाती है तो उसका लड़का या कोई भी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो यहाँ पर एप्लीकेशन दे सकता है कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है, और वो यहाँ पर उसकी जगह पर कार्रवाई को ज्वाइन कर सकता है, प्रोसीडिंग को ज्वाइन कर सकता है। और यहाँ पर सबसेक्शन 8 ये कहता है कि इफ़ द मजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन दैट एनी क्रॉप और अदर प्रोड्यूस ऑफ प्रॉपर्टी द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट इन अ प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन पेंडिंग बिफोर हिम इज सब्जेक्ट टू स्पीडी और नेचुरल डिके। तो यहाँ पर जो विवाद हुआ था वो फसल को लेकर हुआ है, जो लैंड पर जो फसल है उसको लेकर हुआ है या उसकी उपज को लेकर हुआ है। और यहाँ पर जो फसल है या जो उपज है वो इस तरह के नेचर की है, कैसा नेचर है उसका, स्पीडी एंड नेचुरल डिके, मतलब कि वो जल्दी ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर उचित फैसला एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यहाँ पर उचित फैसला देगा। और वो क्या कर सकता है, यहाँ पर उसको बेचने का, सेल करने का ऑर्डर दे सकता है या फिर उसको उचित कस्टडी अभिरक्षा में रखने का ऑर्डर दे सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 चीज़ें कर सकता है, क्योंकि वो ख़राब हो जाएगी तो उसका मूल्य भी नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर उसको बेच देगा अमाउंट को, और बाद में जिस पार्टी के पक्ष में जो फैसला आएगा सिविल कोर्ट का, तो उसे वो अमाउंट मिल जाएगा। तो ये सबसेक्शन 8 बताता है। और सबसेक्शन 9 बताता है कि या द मजिस्ट्रेट में इफ़ ही थिंग्स फिट एट एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ईदर पार्टी इशू अ समन टू एनी विटनेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड और प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और थिंग। तो यहाँ पर सबसेक्शन 9 ये बताता है कि यहाँ पर कार्रवाई के किसी भी प्रक्रम में यदि कोई पार्टी यहाँ पर एप्लीकेशन देती है कि यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, इस पार्टी के पास ये डॉक्यूमेंट्स है और उसको मंगाना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यहाँ पर समन जारी कर सकता है कि उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर पेश किया जाए। उस व्यक्ति को ये समन जारी कर देगा कि आप डॉक्यूमेंट लेकर कोर्ट के समक्ष उपस्थित हों, तो ये कर सकता है। और 10 सबसेक्शन 10 में बताया गया है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी डेरोगेशन ऑफ द पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट टू प्रोसीड अंडर सेक्शन 107। तो यहाँ पर जो कार्रवाई की जा रही है उसका कोई असर सेक्शन 107 पर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है यहाँ पर वो शांति कायम रखने के लिए यहाँ पर वो प्रतिभूति भी ले सकता है। सेक्शन 107 के अंतर्गत वो यहाँ पर सिक्योरिटी भी ले सकता है 107 के अंतर्गत पीस को कायम रखने के लिए। तो दोस्तों अब देख लेते हैं सेक्शन 146 पावर टू अटैच सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट एंड टू अपॉइंट रिसीवर। तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर है कि यदि उसे उचित लगता है तो यहाँ पर जो डिस्प्यूटेड लैंड है उसको अटैचमेंट किए जाने का और उस पर रिसीवर नियुक्त किए जाने का यहाँ पर ऑर्डर दे सकता है 146 के अंतर। तो यहाँ 146 के अंतर्गत यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर किन कंडीशंस में ऐसा ऑर्डर दिया जाएगा अटैचमेंट का और अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर का। तो दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया है कि जो सबसे पहले यहाँ पर जो रिटन ऑर्डर किया गया था 145 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो सबसे पहला रिटन ऑर्डर किया गया था, उसके बाद ऐसा ऑर्डर किए जाने के बाद उसे जब कभी ऐसा लगता है कि यहाँ पर
इमरजेंसी की सिचुएशन है, यहाँ पर कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, इमरजेंसी की सिचुएशन है, तुरंत इस तरह की कार्रवाई किया जाना ज़रूरी है, तो यहाँ पर वो ऐसा ऑर्डर दे सकता है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और अटैचमेंट का। और यहाँ पर सेकंड कंडीशन है कि वो यहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि दोनों पार्टी में से किसी का भी कब्जा नहीं है, उसे ऐसा लगता है, वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि दोनों पार्टीज़ में से किसी का भी कब्जा नहीं है। इस ऑर्डर के जारी किए जाने के बाद कभी भी वो ये सेटिस्फाइड हो जाता है कि इन दोनों में से किसी भी व्यक्ति का कब्जा नहीं है। या फिर थर्ड कंडीशन क्या है कि इस ऑर्डर के जारी किए जाने के बाद उसे यहाँ पर उसे ये लगता है कि यहाँ पर वो अनेबल है टू डिसाइड हुज पोजेसन, तो यहाँ पर वो ये डिसाइड करने में अनेबल है कि किस व्यक्ति का यहाँ पर कब्जा है, इस पार्टी का कब्जा है या इस पार्टी का कब्जा है, किस पार्टी का कब्जा है, तो ये डिसाइड करने में वो अनेबल है। तो यहाँ पर ये अटैचमेंट का और यहाँ रिसीवर के नियुक्त करने का ऑर्डर दे सकता है अनटिल अ कॉम्पिटेंट कोर्ट हैज़ डिटरमाइंड द राइट्स ऑफ द पार्टीज़ देयर टू विथ रिगार्ड टू द पर्सन एंटाइटल टू पोजेसन देयर ऑफ। तो यहाँ पर वो रिसीवर को नियुक्त कर सकता है, अटैचमेंट कर सकता है, कब तक के लिए, जब तक कि सिविल कोर्ट का इसके संबंध में फैसला नहीं आ जाता है। सिविल कोर्ट यहाँ पर डिसाइड नहीं कर देती है कि हु इज़ द ओनर एंड हु कैन पजेस द लैंड। तो यहाँ पर सिविल कोर्ट जब तक ये तय नहीं कर देती है ऑनरशिप के आधार पर कि किसका पोजेसन है, तो यहाँ पर ये तब तक के लिए ये ऑर्डर तब तक के लिए यहाँ पर ये अटैचमेंट और रिसीवर नियुक्त रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया है 146 में, और इसके प्रोवाइड में बताया गया है दैट द मजिस्ट्रेट में विड्रॉ द अटैचमेंट एट एनी टाइम इफ़ ही सेटिस्फाइड दैट देयर इज़ नो लॉन्गर एनी लाइकलीहुड ऑफ ब्रीच ऑफ पीस विथ रिगार्ड टू सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। तो यहाँ के इसके प्रोवाइडेड में ये बताया गया कि यहाँ पर जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को यहाँ पर लगता है ऐसा ऑर्डर किए जाने के बाद अटैचमेंट का और रिसीवर का अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर का ऑर्डर किए जाने के बाद उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब कंडीशन ख़राब नहीं है, ब्रीच ऑफ पीस की कंडीशन नहीं है, तो ये अपने ऑर्डर को विड्रॉल कर सकता है, वापस ले सकता है। तो यहाँ पर ये सेक्शन प्रोवाइडेड में बताया गया है। और इसके सबसेक्शन 2 में बताया गया है, तो सबसेक्शन 2 भी यही बताता है कि यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट यहाँ पर जब अटैचमेंट का ऑर्डर करता है और यहाँ पर जो संपत्ति है, संपत्ति के संबंध में सिविल कोर्ट के द्वारा कोई रिसीवर नियुक्त नहीं किया गया है और मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि संपत्ति की सुरक्षा किया जाना ज़रूरी है, उसका प्रोटेक्शन ज़रूरी है, तो यहाँ पर संपत्ति की देखभाल के लिए वो यहाँ पर अपना एक रिसीवर नियुक्त कर सकता है। तो रिसीवर का काम ही यही होता है कि जो प्रॉपर्टी है उसकी देखभाल करना, उसका प्रिजर्वेशन करना, यही उसका काम होता है रिसीवर का। तो दोस्तों यहाँ पर वो रिसीवर नियुक्त कर सकता है और रिसीवर की यहाँ पर पावर कैसी होंगी, यहाँ पर रिसीवर की पावर वैसी ही होंगी जैसे कि सिविल कोड के अंतर्गत रिसीवर की पावर बताई गई हैं, शक्तियाँ बताई गई हैं CPC के अंतर्गत, वैसी ही पावर यहाँ पर इस रिसीवर को होगी। और इसमें क्या बताया गया आगे, प्रोवाइडेड दैट इन द इवेंट ऑफ ए रिसीवर बीइंग सब्सिक्वेंटली अपॉइंटेड रिलेशन टू सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट बाय द सिविल कोर्ट। तो यहाँ पर यदि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने यहाँ पर रिसीवर नियुक्त कर दिया और उसके कुछ समय बाद उसके बाद यहाँ पर सिविल कोर्ट ने भी यहाँ पर रिसीवर को नियुक्त कर दिया, तो यहाँ पर सिविल कोर्ट का रिसीवर यहाँ पर रहेगा और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने जो रिसीवर नियुक्त किया था वो वहाँ से हट जाएगा। तो यही बताता है, इसके सबसेक्शन ए में लिखा है शैल ऑर्डर द रिसीवर अपॉइंटेड बाय हिम टू हैंड ओवर द पोजेसन ऑफ द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यहाँ पर जब सिविल कोर्ट के द्वारा रिसीवर नियुक्त कर दिया जाता है तो यहाँ पर वो अपने रिसीवर को, अपने द्वारा नियुक्त किए गए रिसीवर को ये ऑर्डर देगा कि वो यहाँ पर जो पोजेसन है प्रॉपर्टी का वो हैंड ओवर कर दे, जो रिसीवर जो कि सिविल कोर्ट ने जो रिसीवर नियुक्त किया गया है उसको वो हैंड ओवर कर दे और अपने कर्तव्यों से वो डिस्चार्ज हो जाए। ये ऑर्डर इसके अंतर्गत दिया जाएगा। मे मेक सच ऑर्डर इंसिडेंटल और सब्सिक्वेंटल ऑर्डर एज मे बी जस्ट, और इसके संबंध में कोई भी जस्टिफाइड ऑर्डर है वो दे सकता है। ये था सेक्शन 146। तो हमने वो सेक्शन आज देखे 145 और 146। तो दोस्तों इसके आगे की वीडियो में हम देखेंगे 147 और 148 सेक्शंस ऑफ CRPC।
जो कि संबंधित है लैंड और वाटर के यूज़ के संबंध में। सेक्शन 147 को हम देखेंगे जो कि लैंड और वाटर के यूज़ को लेकर जो डिस्प्यूट होता है उसके संबंध में। तो दोस्तों यहाँ पर आपने ये जो पढ़ लिया है सेक्शन 145, 146, तो इसके आधार पे आप उस सेक्शंस को खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं उस पर वीडियो बना दूंगा जिससे कि आप इजीली ये समझ सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन so that you can get notification of our upcoming videos।